अस्सलाम वालेकुम, यूर वाचिंग फेस टू फेस। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। कल बड़ी मेहनत के बाद, बड़े गौर ख्वास के बाद जो निगरान कैबिनेट है उसके जो नाम है वो सामने आए। अगेन बड़े सीक्रेसी में रखे गए। जिस तरह से निगरान प्राइम मिनिस्टर का नहीं पता था बाकी 5 नाम क्या थे, कौन आएगा कौन नहीं, वो अचानक एक नाम सामने आ गया था। इसी तरह से कल वो भी सब सामने आ गए। एक जो गर्दिश कर रही है, एक रूमर कह लें आप उसको, या फिर एक कैलकुलेशन कह लें, वो कुछ लोगों की ये है और कुछ लोग इसको खबर बना के प्रेजेंट करते हैं कि ये जो निगरान सेटअप है, ये जो केयर टेकर सेटअप है, ये कुछ ज़्यादा लंबा टेक केयर करेगा पाकिस्तान की। और एक इरादा हुआ है कि जब तक मईशत ठीक नहीं होती तब तक कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्शन करवाने की। और ये फैसला हो चुका है, पहले मईशत को ठीक किया जाए फिर इलेक्शन हो। कितनी सदाकत इस मामले में हो सकती है। और उसके अलावा आज नैब में एक्ट में जो तरामीम की गई थी उन पर आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में रिट की हुई थी तहरीक इंसाफ ने, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने। बहुत लंबी उसके ऊपर तारीख पड़ी और आज जो तारीख थी बिलाखिर वहाँ पर ये अब फिर एक फंडामेंटल क्वेश्चन वहाँ पर ये डिसाइड हो रहा था आज कि ये फंडामेंटल राइट्स में आते हैं जो हमारे एंटी ग्राफ्ट लॉज हैं और इनका ख़त्म हो जाना, ये बुनियादी हुकूक के दायरा कार में आता या नहीं आता। और अब इसके ऊपर एक बड़ा बेंच बना दिया जाए। इन सब मामलात की बात करेंगे तो पॉलिटिकल जो मामलात हैं उनसे स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। हबीब अकरम साहब इस प्रोग्राम में हैं। बहुत शुक्रिया हबीब साहब, वक्त दिया आपने प्रोग्राम के लिए। सर, आपको क्या लग रहा है, ये जो केयर टेकर सेटअप है ये कुछ ज़्यादा लंबा तो नहीं टेक केयर करना शुरू कर देगा पाकिस्तान? अकबर बाजवा साहब, ये जो बेयकीनी इस वक्त हमारे मुल्क में फैली है उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के दस्तूर में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जैसे कोई असम्बली टूटेगी 90 दिन के अंदर उसके आम इंतखाबात करा दी। हमने देखा कि पाकिस्तान के दस्तूर की साफ, वाज़ेह और सरीह की खिलाफ वर्जी हुई। पाकिस्तान के 2 सूबों के अंदर असम्बलियाँ टूटी और दोनों के और इलेक्शन के रास्ते में रुकावटें भी पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करके डाली गई। कभी उसको कहा गया कि जनाब ये सियासी तौर पर मसला बन जाएगा, कभी कहा गया टूर के खिलाफ, मंशा के खिलाफ है। जब ये मामला अदालत में गया, अदालत ने तय कर दिया, 14 मई की एक तारीख भी दी, उसके बावजूद भी इलेक्शन नहीं हुए। तो आप देख रहे हैं कि फिर यानी उसके बाद इलेक्शन अपने इख्तियारात से तजावुज करते हुए 11 अक्टूबर की एक तारीख दी। तो एक मामला इतना हौच पौच हो गया कि दस्तूर का ये जो वाज़ेह हुक्म था ये ना सिर्फ टूट गया, तो टूटने के बाद और उसके बाद ना सिर्फ टूटा बल्कि अदालत का हुक्म भी नहीं माना गया। और वो ऑर्डर प्रैक्टिकली होने के बावजूद भी वो फैसला इस वक्त पाकिस्तान की सभी बड़े दफातर की और बिलखुसूस पार्लियामेंट की राहदारियों में जमीन पर पड़ा वर्क मुंह चढ़ा रहा है। अब यहाँ से जब आपके मुल्क में दस्तूर का इतना वाज़ेह हुक्म टूट चुका हो तो फिर आपको बाकी वाज़ेह अहकामात के बारे में भी आपके जहन में अश्कालात और शकूक पैदा हो जाते हैं। तो यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन आना है, जो इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना था, वो उसके बारे में भी शकूक व शुबहात पैदा हुए हैं। दूसरा, हमारे सिस्टम ने इलेक्शन कमीशन को ये फरीजा सौंप रखा है कि इलेक्शन जब भी हो तो वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर कराए। लेकिन हमारी साबका हुकूमत जाते जाते PCI में मुश्तरका मफादात की काउंसिल में 2023 की जो मरदमशुमारी थी उसके रिजल्ट नोटिफाई कर। अब उसके बाद आईनी कदगन ये है कि फिर नई पाबंदियों पर इलेक्शन। तो अब आप देखिए, इलेक्शन कमीशन ने वो हुक्म तो मान लिया जो इलेक्शन की ताखीर करता है, यानी इलेक्शन की ताखीर का बाइस बनता है हल्का बंदियों का, वो हुक्म तो मान लिया, लेकिन उससे पहले के अहकामात भी नहीं मान रहा। और फिर ये वाज़ेह तौर पे नहीं कहता कि जनाब जब हल्का बंदियां होंगी तो हल्का बंदियां फलां तारीख को हम हर हाल में मुकम्मल करेंगे और उसके बाद फलां तारीख को इलेक्शन करवाएंगे। तो गोया मजमूई तौर पर फिजा में अबहाम पैदा कर रखा है हमारे इलेक्शन कमीशन। तो अब इस अबहाम के माहौल में ये कहना कि इलेक्शन बर वक्त हो जाएंगे, ये उम्मीद तो की जा सकती है, यकीन से कुछ नहीं कहा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये फरमाइएगा कि मोहसिन नकवी साहब, वैसे मुझे वैसे ज़हन के अंदर आ गया, वो पंजाब के जो निगरान वज़ीर आला हैं, उनकी तकरीरें आपने भी सुनी होंगी। उनकी जो प्लान्स वो अपने बताते हैं, अभी उन्होंने कोई पता नहीं ऊँट पालने हैं 10,000, फिर उन्होंने झींगों के फार्म्स यहाँ पे खोलने हैं, फिर उसके अलावा उन्होंने को हज़ारों हार्वेस्टर्स मंगवाने हैं, पता नहीं कितने हज़ार केनाल ज़मीन, एकड़ ज़मीन उन्होंने निकाल के, वो लंबा प्रोसेस है। वो जो प्लान्स बताते हैं वो नज़र आता है कि ये तो 6-7 महीने तो इनके अपने जहन के अंदर चल रहे हैं। ये वाला जो मामला है हबीब साहब, जो आर्ग्यूमेंट चल रहा है, मुझे ठीक करनी है पहले। और ये इस वक्त जो है ना पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और पॉलिटिकल केओस किसी भी किस्म का, उसमें वो कंसिडर किया जाता है, शायद इलेक्शन भी उसी तरफ लेके जाएंगे।
तो एक दफ़ा मोइशर ठीक कर ले। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो एक बड़ी पुरानी ख्वाहिश है, तो एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप आ जाए जी, 2-1 साल के लिए चुप करके सारे बैठ जाओ, इनको ठीक करने दो, हार्ड फैसले ये ले लेंगे। मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट में आपसे पूछ रहा हूँ, एक दफ़ा करके देख नहीं लेना चाहिए वैसे? देखिए, एक बात, ये काम हमने करके देखा है। आप देख लीजिए कि अयूब खान के दौर में पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल बेस बढ़ा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसके नतीजे में मुल्क के अंदर बेचैनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आखिरकार वो हुकूमत तोड़नी पड़ी। अयूब खान को इस्तीफा देना पड़ा और नतीजतन एक और मार्शल लॉ लग गया। फिर उसके खिलाफ इतना उभार पैदा हो गया कि उसको भी घर जाना पड़ा, इलेक्शन हुआ और मुल्क दो लख्त हो गया। तो आप जितना जो कुछ मर्जी कर लें, अवाम की जब तक उसको अवाम में पजीराई हासिल नहीं होगी, अवामी नुमाइंदे उसको नहीं मानेंगे, तो उस वक्त तक आप ये नहीं कह सकते कि ये जो आज तरक्की हुई है ये कल भी कायम रहेगी। ये एक बिल्कुल एक मुश्किल चीज है ये इसको मान लेना, इस आर्गुमेंट को तस्लीम कर लेना। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ख्वाबो ख्याल की बातें बहुत दफा हुई हैं, हम सुनते भी आ रहे हैं, अब भी सुन रहे हैं, लेकिन इसका अंजाम कभी भी ना माजी में अच्छा हुआ है ना मुस्तकबिल में मुझे को लगता है कि कोई इससे कोई दोबारा बेहतर तवक्कुआत वाबस्ता की जाए। वो बात आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो फैसला करने वाले ना वो अयूब खान के पीरियड को बड़ा गोल्डन पीरियड गर्दानते हैं। मुझे याद आ गया, एक तकरीब थी, आप भी वहाँ पे मौजूद थे, आर्मी चीफ साहब ने वहाँ पे फरमाया कि ये जो फौज ज़राअत को ठीक कर रही है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये 60s में हो चुका है। वो अयूब साहब का जो दौर था, तो वो इशारा उधर को जाता है कि बड़ा बेहतरीन दौर चला था और उसी में ज़राअत ठीक हुई थी। अकबर बाजवा साहब, मामला देखिए, दुनिया में तरक्की के सभी मॉडल मौजूद हैं। आपके यहाँ चीन ने तरक्की की, चीन ने बगैर जमहूरियत के तरक्की की और डेंग जियाओपिंग ने बड़े सख्त इकदाम उठाए और उन्होंने चीन को एक नए रास्ते पर उस्तवार कर दिया। इसी तरह जनरल पार्क ने साउथ कोरिया में उसका इंडस्ट्रियल बेस बनाया और आज साउथ कोरिया को आप देख लीजिए, साउथ कोरिया कहाँ पर खड़ा हुआ है। आप सिंगापुर की तरक्की देख लीजिए कि वहां पे नीम जमहूरियत और नीम आमरीत का जो तजुर्बा किया गया उसने बहुत ज्यादा डिलीवर किया। इंडोनेशिया में ऐसा हुआ। अब ये सारी मिसालें तो दी जा सकती हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के ऊपर इनको अप्लाई किया जा सकता है? ये ऐसे ऑरेंजेस नहीं है, ये एप्पल्स नहीं है जिनको हम कहें कि पाकिस्तान में जो पशीन का सेब है और अमेरिका के किसी इलाके का सेब जो है, दोनों के जायके में मामूली सा फर्क है। ये वाला मामला नहीं है। दुनिया के हर मुल्क में तरक्की का एक डिफरेंट मॉडल खुद बनाना होता है। अब तरक्की के रास्ते तो वही हैं, लेकिन क्या अवाम उनको तस्लीम करते हैं और फिर कितनी दर्द तकलीफ से गुजर के उस रास्ते उस मंजिल तक का पहुंचेंगे? जाहिर है, जब आपने तकलीफें देनी है, धड़ाधड़ महंगाई करनी है और अपने मुसलसल आपने यानी कहना है कि हम फंड हुकूमत के लिए इकट्ठे करते रहे, तो नतीजा ये निकलेगा कि आपके यहाँ जो सियासी बेचैनी है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो खुदा न खास्ता कोई ऐसा अनप्लेजेंट टर्न भी ले सकती है। तो देखिए, मैं अभी सब एक अनप्लेजेंट टर्न की आप बात कर रहे हैं, माजरत आपकी मैंने बात यहाँ पे काटी। अवाम इसको पसंद करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, मैं सिर्फ इस वजह से आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इतनी महंगाई हो गई, निगरान सेटअप आया, उसके बाद एक दफ़ा फिर उन्होंने एक पूरे मतलब वो झटके के साथ ही उन्होंने जो है ना एक और ज़िबा कर दिया अवाम को पकड़ के। कौन बाहर निकल रहा है यहाँ पे और कौन नॉन एक्सेप्टेबल है सब चीज़ के बारे में, और कौन सी यहाँ पे हमारे कोई अपराइजिंग हो गई है? वेरी सॉरी टू से, लेकिन ऐसा है तो कुछ नहीं ना बॉस। अकबर बाजवा साहब, जो फ्रांस का इनकलाब आया था ना, उस वक्त भी वहां रूलिंग लीड को बिल्कुल यही तसव्वुर था कि नहीं, कभी ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फ्रांस में इनकलाब आ गया। ईरान के अंदर 1978 तक किसी के वहम गुमान में नहीं था, हत्ता कि अमेरिका जैसी ताकत भी सब कुछ करने के बावजूद, इतने वसाइल रखने के बावजूद ये नहीं समझ सकती कि जो ईरान की पॉलिटिक्स में जौहरी तौर पर क्या तब्दीली आ रही है। ये अभी आपने देखा कि अफगानिस्तान में अचानक अमेरिका को बाहर निकलना पड़ गया और पाकिस्तान समेत सब लोग, पूरी दुनिया के लिए एक हैरत का झटका था कि तालिबान जो है वो वापस इस अंदाज में आ जाएंगे। मौज़े-तंग की पॉलिसी को जिस तरह डेंग जियाओपिंग ने तब्दील किया, ये दुनिया में किसी के ख्याल में नहीं था। ऐसा लगता था कि मौज़े-तंग की पॉलिसी को तब्दील आ जाएगा। देखिए, ये हमेशा जब इस तरह का कोई पॉलिटिकल इवेंट होता है या पॉलिटिकल इंसिडेंट होता है या अनप्लेजेंट टर्न होता है, के बारे में आप कभी कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तान में जो 1970 का इलेक्शन था, उसमें पाकिस्तान से अलग होने का नुक्ता नहीं था। उसमें इलेक्शन में कुछ और बातें थी। इलेक्शन में पाकिस्तान विद इन पाकिस्तान सोल्यूशन तलाश करने की बात हो रही थी।
लेकिन आप देख लीजिए कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद थोड़ी सी मिस हैंडलिंग ने मामला को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। देखिए, अगर तो हमने वो मतलब अवाम की पेशेंस को टेस्ट करना है, तो फिर तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि फिर ताकत और अवाम फिर आमने सामने आ जाते हैं। ये इतनी सादा बात नहीं है कि आप और मैं एक किताब में लिखे हुए चंद रास्ते हैं वो मुंतखब करें और उन रास्तों को पाकिस्तान के ऊपर बेरहमी से, पाकिस्तान के अवाम को बेरहमी से हाँक के कहें कि उन रास्तों पर चले। ये नहीं हो सकता, ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। चाइनीज मॉडल की आपने बात की ना, वो पीछे उसके जो सोच कार फरमाए और फिर अगेन हश हश टोन्स के अंदर जो बातें होती हैं वो चाइनीज मॉडल की हो रही होती हैं, बी इट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके और साथ इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेके और ओवरऑल गवर्नेंस मॉडल वो चाइना का बताया जाता है, डराया जाता है कि कहीं उस तरफ जो है ना वो बड़ा दिल आया हुआ है और वो पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। खैर आगे बढ़ते हैं हबीब साहब। एक चीज़ आपने भी देखी होगी, ये काफ़ी दिन हो गए खान साहब को गिरफ्तार हुए हुए और उसके बाद जो बेसिक चीज़ें जो कानून के अंदर लिखी हुई हैं, मिसाल के तौर पे कल उनके लॉयर्स को नहीं मिलने दिया गया, उनसे सिर्फ एक वकील को अंदर जाने देना है, लॉयर्स की टीम को नहीं मिलने दिया गया, फैमिली कोर्ट के चक्कर लगा रही जी मिलने दिया जाए, उनके साथ जो मामला चल रहा है और फिर जो लिविंग कंडीशंस है वहाँ पे जो हमने उनके वकला के थ्रू, उनकी फैमिली के थ्रू सुनी है। अब ये तोड़ने की कोशिश है नफ्सियाती तौर के ऊपर और सुनने में आ रहा है कि ये भी बनवाने की कोशिश की जा रही है कि यार हैंड ओवर द पार्टी टू समवन एल्स, और वो मान नहीं रहे। ये जेल और ये सारी मामले और कुछ अरसा जारी रहे तो आपको क्या लगता है तोड़ देंगे ये खान साहब को, दिमागी तौर पे कामयाब हो जाएंगे ये प्लान्स? देखिए, जहां तक चेयरमैन तहरीके इंसाफ को मैं जानता हूं या पाकिस्तान के पॉलिटिकल को मैं जानता हूं, उनमें से अगर मैं इनको ग्रेडिंग करूं और कहूं कि सबसे सख्त यानी जिसे हार्ड नट टू क्रैक कहें, वो तो भी है। यानी उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। अगर उन्हें तोड़ना मुमकिन होता तो ये हुकूमत में रहकर भी तोड़े जा सकते थे और हुकूमत से बाहर आने के बाद भी तोड़े जा सकते थे। उनके ऊपर कातलाना हमले भी हुए, सारा कुछ हुआ, 2 ज्यादा केस बन गए। उनका घर बार कौन सी ऐसी चीज है जो महफूज रह गई? तो अगर उन्होंने टूटना होता तो वो बहुत पहले टूट चुके होते। और फिर टूटने का मतलब क्या है? यानी क्या ये है कि साहब की शक्ल हमें पसंद नहीं है तो लिहाजा किसी और के जिम्मे पार्टी किसी और को दे दें, अकबर बाजवा साहब को दे दें तो हमें नहीं, मैं नहीं ले रहा। देखिए, ये बात ऐसा नहीं है, इतना ये सादा मामला नहीं होता है। जो स्पेस पैदा कर दी है पाकिस्तान के अंदर, एक पॉलिटिकल स्पेस जो पैदा कर दी और उसके जो भी ख्यालात है आप हमसे इत्तेफाक करें, इख्तिलाफ करें, अब उसने अब मसला सिर्फ तक महदूद नहीं रहा। मसला उन्होंने मसले को इतना बड़ा बना दिया कि वो कहीं आगे। इसमें मतलब एक मिसाल तो मतलब अब चूंकि मैं थोड़ा सा एक एकेडमिक नोयत की बात करने लगा हूँ कि जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर इस दर्जे पर पहुंच जाता है तो फिर बाज़ औक़ात खुद उसके पास में भी ताकि वो चीजों को वापस कर सके, और अगर वो वापस करने की कोशिश करता है तो फिर उसको बहुत कुछ नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ये मामला आप इसकी मिसाल ले लीजिए जनाब नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब वो शख्स है जिन्होंने गुजरांवाला के एक जलसे में बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की फौजी को ललकारा था और आर्टिकल 6 की दी। और जब उन्होंने अपने इस मौक़िफ़ से रुजू किया तो उसका नतीजा क्या निकला? क्या आज उनकी वही मकबूलियत है जो पहले कभी थी या उस वक्त तक थी? देखिए, ये मामला इतना सादा नहीं है। वो ठीक है हबीब साहब, एक छोटी सी चीज़ वो ये है कि अभी आपने देखा होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार ने, और वो फैसला भी बड़ा कमाल है, पढ़ने वाला है, कैसे सिस्टमैटिकली एक परसिक्यूशन थ्रू लीगल सिस्टम उसके लूप होल्स इस्तेमाल करके एक पार्टी को किया जा रहा है। शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार को जो हुक्म दिया बाबर सत्तार साहब ने कि इनको छोड़ा जाए, जाने दिया जाए, ये शहरियार आफरीदी, ये यास्मीन राशिद, ये महमूद रशीद, एजाज चौधरी चंद ही रह गए। बाकी अगर कुछ खड़े रहते तो तहरीक इंसाफ जरा बेहतर ना होती इस वक्त पॉलिटिकली फ्लेक्स करने के हवाले से? पॉलिटिकली फ्लेक्स की बात कर रहा हूं मैं, मतलब सारे इधर उधर निकल के तितर बितर हो गए, बचा ही कोई नहीं पीछे। हम ना बाज़ औक़ात करते ये हैं कि तज्ज़िये में इनकलाब के जो अवामिल हैं या इनकलाब के जो पैमाने हैं पाकिस्तान की ग्रोथ को या पॉलिटिकल प्रोग्रेस को हम नापना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान में कोई इनकलाब नहीं आ रहा या कोई इनकलाब आया नहीं है। आप इस बात को समझ लीजिए, देखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जब ये हुआ, बल्कि उससे भी पहले 1950s में
पूरी की पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग यकायक जो रिपब्लिकन पार्टी में तब्दील हो गई। जी हाँ। और इस तरह आप ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो इतने बड़े लीडर थे पाकिस्तान के, उनकी जो पीपल्स पार्टी थी 1977 में, उसके साथ क्या हुआ था, आप सब जानते हैं। और मतलब उनके जो वुज़राए आला थे वो भी उनका साथ छोड़ गए थे। इसी तरह आप आ जाइए जब नवाज़ शरीफ साहब की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है 99, जब उसके साथ उस पर एक बुरा वक़्त आया, तो पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून मुस्लिम लीग काफ में ढल गई थी। तो ये मामला पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ चलते रहते हैं। असल बात इस अपने हतमी तज्ज़िया उस वक़्त किया जा सकता है, या हतमी नतीजा उस वक़्त सामने आता है, जब उसके लीडर की फेट सामने आती है। सही। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जगह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ले ली, और 1988 में आपने देखा कि वो इक़्तिदार में आ गई, बाद 90 दोबारा इक़्तिदार में आ गई। तो अब जनाब नवाज़ शरीफ साहब निकाले भी गए, लाए भी गए, बुलाए भी गए, जीते भी, तो सारा कुछ वो भी उनके साथ हुआ। तो ये अब अगर ये कहना कि हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बारे में ये कहें कि कोई इन्क़लाबी जमात बनी है, तो ज़ाहिर है ये कहना अभी मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि जितनी भी इस जमात की जो साख्त है, वो दरअसल दूसरी जमातों से आए हुए लोग हैं। अपने लोग, यानी वो लोग जिन्होंने 90s में या 2000 अर्ली 2000 में इस जमात का साथ दिया था, उन लोगों की तादाद बहुत कम है। और वो देखिए, वो उनकी बड़ी तादाद आज भी खड़ी। बात आपकी दुरुस्त है, एक मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन एसेंशली जो मुतवाज़ी आप देते हैं और जो आपने पीपल्स पार्टी की भी बात की, पीएमएलएन की बात की, वो तो उस वक्त कू हुए थे हबीब अकरम साहब, उस वक्त मार्शल लॉज लगे थे। यहाँ पे तो कोई मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ जिसके साथ हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। और हम ये कहें कि जो उस वक्त सऊबतें उठानी पड़ी पीपल्स पार्टी वालों को, जैसे पार्टियां तोड़ी गई, ये वो तो मार्शल लॉज के अंदर हुआ था ना सर मामला। खैर एक ब्रेक ले लेता हूँ, यहाँ पे ब्रेक से वापस आना है तो आगे की बात करेंगे कि साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब वो कहते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने बताया कि वो और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर, और ये एक पेज जो है आगे उसमें एक और चीज़ भी सामने आई है। वो कहते हैं कि ये बल्ले का निशान भी नहीं होगा आने वाले इलेक्शंस के अंदर। तो जब आप एक पॉलिटिकल फाइट से ही आउट कर देंगे एक पार्टी को, मतलब वो बिल्कुल अपना एक खुला मैदान चाहते हैं, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? और जाहिर है कि जब वो बात करते हैं कि हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया है और हमें टैप कर दिया गया पीछे से, तो फिर कुछ शक पड़ता है कि वाकई उनकी बात में दम हो सकता है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे वो इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। मीनिंग देयर बाय पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हमने तारीखी एतबार से भी हबीब अकरम साहब ये देखा है। अभी पीपल्स पार्टी की आप बात कर रहे थे, बहुत सारे लीडर्स, मौलाना कौसर न्याजी साहब, जेलों से इलेक्शन लड़े हैं लोगों ने। तो ये कि जनाब पहले 9 मई को क्लियर करें, 9 मई आपने कर दी तो अब आपको सियासत से कोई लेना देना नहीं हो सकता, ये इरादा नज़र आ रहा है। ये आपको लगता है कि ये जो और बहुत सारी बातें करते हैं कि हमें नॉड मिल गया है, हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया है, ये भी कुछ वहीं से आया है, कुछ प्लान जो राना सनाउल्लाह साहब बता रहे हैं? देखिए, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मौजूदा सियासत है, अब ये सियासत बहरहाल वो करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह ज़रूर करें। मसला ये है कि इस सियासत उन्होंने अपनी इस सियासत में और साबका सियासत में कोई रिकंसिलिएशन का नुक्ता बयान नहीं किया। यही राना सनाउल्लाह साहब थे, कुछ अर्सा पहले किसी और को कुछ कह रहे थे और आज वो कुछ कह रहे हैं। तो गोया उन्होंने ये बताया है कि हम अवाम के वोटों के मोहताज नहीं, बल्कि हम किसी के नॉड के मोहताज हैं, किसी प्लान या मंसूबे पर चलने वाले लोग हैं। हमारा जमहूरियत से लेना देना नहीं है, अगर उनका मतलब ये है जैसे अभी आपने फरमाया है। लेकिन मैं राना सनाउल्लाह साहब को समझता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब ऐसे आदमी हैं जिनकी जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं। अगर वो अब ये ऐसा करना चाहते हैं तो अब उन्हें तो कोई कुछ नहीं कह सकता। जाहिर है जी, जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर आगे बढ़ने का बुनियादी तौर पर इसको किसी सियासी नजरिए की सूरत में पेश ही तहरीक इंसाफ ने किया है। ठीक। जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, उन्हें कभी भी फौज के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को ना तो डिनाई किया है, ना उसमें माज़रत खाना रवैया इख्तियार किया है, बल्कि जेल में जाने से पहले तक वो बार बार यही कहते रहे कि मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, लेकिन इनसे नहीं करूंगा, एस्टैब्लिशमेंट से करूंगा। मुझे खुद को एक बार उन्होंने बताया था कि वो चाहते हैं कि उनके नजदीक जो पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता है, वो एक मकबूल सियासी हुकूमत और फौज का आपस में मिलकर काम करने की सूरत में मुमकिन है।
तो अब ये उनके ख्यालात हैं। यहाँ पे ये एक ट्रांज़ैक्शन लगती है, वहाँ पे ये मुस्तकिल ख़्याल नज़र आता है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के माहौल में मेरा नहीं ख्याल कि जो तहरीक-ए-इंसाफ है, वो कुछ गलत सोच रही है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल रियलिटी में मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा अच्छा कोई रास्ता नहीं हो सकता। बिल्कुल आप तो ठीक जहाँ कह रहे हैं। और वो शहबाज शरीफ साहब ने जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो इस वक्त अच्छा उन्होंने इस आइडिया को ना सिर्फ ओन किया, अडॉप्ट किया, ओन भी कर लिया उन्होंने। और वो फिर उसको अपना बना के उन्होंने 2-3 दफा प्रेजेंट किया है और इन पब्लिक किया है कि ये बेहतरीन तरीका यूं आगे चलने का कि अब जिसको वो हाइब्रिड कहते थे उस वक्त, अब वो अल्ट्रा हाइब्रिड भी हो गए हैं बीच में और वो समझते हैं कि हाँ दिस इज द बेस्ट वे। खान साहब ने नून है, वो पॉलिटिकल ट्रांज़ैक्शन करती है। उसके उसके यहाँ ख़यालात की यकसानियत नहीं पाई जाती। जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसके यहाँ ख़यालात की यकसानियत पाई जाती है। वो उसका एक बेसिक आर्गुमेंट है जिसकी रोशनी में वो बाकी तमाम मामलात को देखती है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास वो कोई बेसिक आर्गुमेंट ऐसा नहीं है जिसकी रोशनी में आप उसके नज़रियात का अंदाज़ा कर सकें। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उस बुनियादी और जौहरी दलील से महरूम हो चुकी है। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जमात अगर आप देखें कि जो अपने ख्यालात को किसी मरबूत शक्ल में पेश करती है, वो तो तहरीक-ए-इंसाफ ही है। बाकी तो पॉलिटिकल ट्रांजैक्शंस हैं, तो पॉलिटिकल अदीब साहब एक्टर्स हैं। देखें, एक आप जिस जमात का आप बात कर रहे हैं, आपकी बहुत सारी मुलाकातें रही हैं इस जमात के लीडर के साथ, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ, और उनका जो नज़रिया है कि पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ सकता है, वो बड़ा क्लैरिटी है उसके अंदर कि हाइब्रिड मॉडल एक होना चाहिए। अब वो साथ लेके चलना चाह रहे हैं, बल्कि पावर शेयरिंग बाकायदा करना चाह रहे हैं। उसके बावजूद समथिंग वेंट रॉन्ग। व्हाट वेंट रॉन्ग बाद की बात, पुरानी बात होगी, उस पर नहीं करते। आपके ख्याल के अंदर कैन एनीथिंग गो राइट इन फ्यूचर नाउ? वो कुछ बेहतर हो सकता है इनका आगे मामला, या अभी बनबास काटना पड़ेगा खान साहब को? फ्यूचर में फ्यूचर एक धुंध है। एक एक धुंध में रास्ता तलाश करना बड़ा मुश्किल काम होता है। जो इस वक्त अगर आप तो बाय द बुक चले, तो वो बुक कौन सी होगी जिसको आप कहेंगे कि बाय द बुक चले? मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान का जो दस्तूर है उसको नजर में रखें और उसको तोड़ने मरोड़ने की नीयत की बजाय उसकी साफ सुथरी सीधी शफाफ तशरीह करें और उसकी रोशनी में आगे बढ़ते चले जाएं। उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते रहें तो तमाम रास्ते बेहतर से बेहतर भी निकलते रहेंगे और दुश्मनी के इम्कानात भी खत्म हो जाएंगे। और हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर इदारे या सियासतदान और इदारे आपस में झगड़ पड़ते हैं, वो मामला भी खत्म हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि क्या दस्तूर हम समझते हैं, हम सब लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं कि दस्तूर हमें आगे बढ़ने का रास्ता देता है या आगे बढ़ने का तरीका बताता है। वो अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर दस्तूर के बीकन ऑफ लाइट होने के या दस्तूर के निशाने मंजिल होने पर शुकूक व शुबहात पाए जाते हैं पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर में। तो यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो थोड़ी पोल्यूटेड भी है। तो आप इसमें से बाज़ औक़ात आप दस्तूर के मुताबिक तज्ज़िया करते हैं, नतीजा किसी और सूरत में निकल आता है। तो ये अभी वो माहौल ऐसा नहीं है जहाँ पे आप ये कह सकें या फोर्सी कर सकें कि चीज़ें राइट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएंगी। वही ठीक, बिल्कुल ठीक। वो और जो टेम्पलेट्स बन गई हुई हैं, जिसका जहाँ से आपने अपना आर्ग्यूमेंट स्टार्ट किया था, पंजाब और केपी के अंदर वो टेम्पलेट बनी हुई है। उसके अंदर आप कोई भी नंबर्स और फिगर्स उसके अंदर पुट करें, कोई भी सिचुएशन उसके अंदर पुट करें, प्ले दबा दें कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर, और आगे डिजायर्ड रिजल्ट्स वही हो जाएंगे जो पंजाब और केपी के रहे थे। और उसी की वजह से आगे मामला जो हमें एक खौफ आ रहा है लोगों को, और डर है कि ये वही सारा का सारा सिनेरियो विफाक के अंदर भी रिपीट ना हो जाए। अभी फौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो आपने कहा कि वो आपको उस तरह से मामला नहीं लग रहा। लास्ट डे आपको याद होगा हबीब साहब, व्हेन खान साहब वाज अरेस्टेड, जस्ट द नाइट बिफोर, एक उनकी वो जो वो तकरीर करते थे, उसमें वो आपको याद है उन्होंने रिकंसिलिएशन की बात की फर्स्ट टाइम, और अपने पॉलिटिकल राइवल्स के साथ रिकंसिलिएशन की बात की, उनके साथ बातचीत के हम बैठ के कुछ करेंगे तो आगे बेहतर फैसले ही करेंगे पाकिस्तान के लिए, कि हमारा इजमा अगर हो गया तो वो गलत नहीं होगा, ये कहना था उनका। आपको लगता है कि वो उस पर कायम रहेंगे आगे जब भी मतलब उनको चांस मिला दोबारा बातचीत करने का, या उनकी पार्टी को? देखिए, अपोजिशन में कुछ और मामला होता है और हुकूमत में आके कुछ और मामला होता है। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की भी बदकिस्मती है कि ये यानी अपने नजरियात पर भी कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये अमल कि बाकी सबको उसने साथ लेकर चलना है, इट इज़ येट टू बी सीन। इसको अमल में आते हुए देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो जिस अंदाज से पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कहीं ना कहीं इस तरह के कार का कोई मौका निकल आएगा। और बिलखुसूस इलेक्शन के मामले पे आप देखिए, दोनों पार्टियां 90 दिन की मुद्दत पर इसरार कर रही हैं।
तो अब ये आगे मुस्तकबिल में देखना है कि 90 दिन की जो आईनी मुद्दत पर इसरार है, वो कौन करता है? अभी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जी हाँ। फैसल करीम कुंडी साहब बार-बार ये कह रहे हैं कि अब हम चाहते हैं कि इलेक्शन हों, लेकिन उनके जो बाकी ज़ोमा है, वो अभी थोड़े से खामोश हैं। नहीं नहीं, वो अगर अपना मियां रज़ा रब्बानी साहब ने कहा है कि 90 दिन में इलेक्शंस ना हुए तो बड़े भयानक नतायज निकल आएंगे आगे। और ये उनको वैसे माजरत के साथ वो टेट फॉर टैट करना नहीं चाहिए और वॉट अबाउटरी के अंदर जाना नहीं चाहिए, लेकिन वो उनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं था निकला। जब पंजाब और केपी के अंदर ये मामला हो रहा था, उनको पता था कि यही यहाँ पे अगर हुआ तो यही आगे उठा के आप वहाँ पे ये मॉडल आप कहीं और फिट कर देंगे। अब वो कह रहे हैं भयानक नतायज होंगे। मियां रज़ा रब्बानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अकाबिर में नहीं है, बुजुर्गों में। तो बुजुर्गों का एहतराम किया जाता है और बाज़ औक़ात उनकी राय उनकी अपनी गुफ्तगू के अंदर इतने तज़ादात पाए जाते हैं रज़ा रब्बानी के, मैं नहीं समझता कि उनकी राय पाकिस्तान की सियासत के हवाले से इतनी वज़नदार है कि उस पर बात की जाए। तो लिहाजा मैं उनका लेट इट बी देन, लेकिन मैं उनकी राय से कतई इत्तफ़ाक़ नहीं करता। अच्छा ठीक और ना ही अभी भाई ये 9th of May वेरी हैपलेस डे, मजम्मत है उसकी, सब करते हैं। अब तो खैर वो जिनसे वो गलतियां हुई वो भी हाथ जोड़ते हैं उस सब मामले के ऊपर, क्योंकि जो लोगों को और ख़ास तौर पे उन फैमिलीज़ को व्हाट दे हैड टू गो थ्रू, वो अभी रिसेंटली आपको याद होगा वो बच्चे का वाकया जिसके वालिद की डेथ हो गई, इतना प्रेशर है, वो सब मामला रहा। उसके अलावा कल एक अच्छी खबर ये आई कि जो कुछ ऐसे मुल्ज़िमान जिनको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई किया जा रहा है, उनकी मुलाकात करवाई गई उनकी फैमिलीज़ के साथ। यहाँ पे आपको लगता है आगे कोई माफ़ी मिल जाएगी, कोई थोड़ा सा रिलैक्सेशन आएगी, कोई थोड़ा सा कोई रहम आम शहरियों के लिए? ख़वातीन हैं, वो आलिया हमजा हैं, वो सनम है, वो तैयबा और इस तरह की काफ़ी सारी वो जेलों के अंदर हैं, ज़मानतें ही नहीं हो रही, मतलब, और जो आम चीज़ है कानून के अंदर, ठीक है हो गया उनसे वो सब मामला जो था। आपको लगता है उसके ऊपर कुछ नरमी आएगी आगे आने वाले दिनों में, या फिर पॉलिसी वही बरकरार है कि निशान इबरत बनाना था सबको, वो चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बूढ़ा बुजुर्ग हो? अकबर बाजवा साहब, नरमी या सख्ती का सवाल नहीं है। अच्छा, यहाँ कानून नर्म या सख्त नहीं होता। असल बात यह है कि कानून कानून होता है और उसको हाथ में लेने वाले के साथ कानून ही एक रास्ता तजवीज करता है। पाकिस्तान के अंदर क्या वो रास्ता लिया जा रहा है, इस हवाले से मैं थोड़ा सा अशकाल का शिकार हूँ। मैं मुतज़ब्ज़ब हूँ कोई हतवी बात कहने। अब अगर देखिए, मिसाल के तौर पे फौजी अदालतों का मामला है, वो अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त वो केस चल रहा है। उस हवाले से फैसला हतमी क्या आता है, और फिर जो दीगर केसेस चल रहे हैं उस मामले में क्या सिर्फ कमरे अदालत में होने वाली कार्रवाई की बुनियाद पर ही फैसले हो रहे हैं, या फैसलों के कुछ इशारे कहीं और से भी हैं। अब ये पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली निहायत बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ता है कि आप इन सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकते। तो मैंने आपको अर्ज किया कि पाकिस्तान के अगर कॉन्स्टिट्यूशन को तस्लीम कर लिया जाए, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को उसको नुक्ताए मरकज यानी मरकजी नुक्ता तस्लीम करके उसको महवर बनाकर उसके गिर्द बात की जाए, तो नताइज कुछ और निकलेंगे। और शायद उसमें जिस चीज को फिर हो सकता है कि कुछ लोग कैफे किरदार को पहुंचे और कुछ लोग जो है वो जेलों से बाहर आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उस मरकजी नुक्ते की या महवर की अहमियत देने के लिए तैयार नहीं। अब मैं फिर इनकार ही समझा ना हबीब साहब, जो आप बात कर रहे हैं। चलें, खैर मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ। तो नैब कवानीन में जो एक्ट में जो तरमीम हुई थी, उसको चैलेंज किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बड़ी कमाल समातें चलती थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और बड़े वो जस्टिस एजाजुल एहसन थे, जस्टिस मंसूर अली शाह थे, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे। वो ऐसे रिमार्क्स आते थे कि ऐसे लगता था ये तो अभी उड़ गया। और वो उड़ने से मतलब ये है कि तमाम इस वक्त जो लास्ट जो हुकूमत रही है PDM की, बड़े बड़े लीडर्स के केसेस उसके अंदर ख़त्म हुए, माफ़ हुए, बल्कि सबके ही हो गए। तो वो लगता था कि ये अगर इन्होंने अमेंडमेंट उड़ा दी कोर्ट ने, तो आगे तो पता नहीं इनका क्या फ्यूचर बनेगा। लेकिन वो इतनी लंबी उस पर तारीख हुई, आज समात थी उसके ऊपर। अब उसके अंदर क्या बातें हुई हैं, वो दोबारा ट्रैक पॉइंट 1 पे ले गए हैं। ब्लॉक A पे चला गया वो सब मामला, ये क्या हुआ और आगे इसका क्या फ्यूचर हो सकता है। हबीब अकरम साहब हमारे साथ हैं, बिकॉज ही इज़ अ लॉयर ऑल्सो, तो उनकी राय इस पर भी लेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। नेशनल अकाउंटेबिलिटी एक्ट में अमेंडमेंट चैलेंज हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर।
हबीब अकरम साहब, तो काफ़ी अरसे के बाद वो ऐसे लगा जैसे पता नहीं वो कहाँ गया, वो वेंट इन टू थिन एयर केस जो था वो आज उसकी खैर समाअत थी, वो याद आया अच्छा हाँ ये भी एक केस चल रहा था यहाँ पे। अब वो एक सवाल अब हुआ क्या उसके अंदर, वो जिन्होंने किया हुआ था केस खान साहब के वकला ने, उनके कोई 18 के करीब जो है ना उन्होंने पेशियों के ऊपर 18 समातों के ऊपर उन्होंने बताया कि जनाब ये हमारे कंसर्न्स हैं, और 20 के करीब दूसरी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स हो गए। आज आके फिर दोबारा वही बात हो गई है। वो एक मौजूद जज साहब ने बीच में कहा है कि मुझे तो अभी तक ये नहीं पता चला कि ये फंडामेंटल राइट्स में कहाँ से आता है कि जनाब आपके मुल्क का जो सबसे बड़ा एंटी ग्राफ्ट एंटी करप्शन लॉ है उसमें अगर तरमीम कर दी गई और लोग छूट गए हैं तो ये इसका फंडामेंटल राइट से क्या लेना देना है। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, बिकॉज यूर अ लॉयर ऑल्सो, तो हमें भी गाइड करें जरा। देखिए, जहां तक पाकिस्तान में कवानीन का ताल्लुक है तो इस बारे में एक बुनियादी बात हमें समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान में कवानीन का मसला नहीं है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन और उनकी इन्फोर्समेंट और इन्फोर्सर्स का मसला है। बिल्कुल पाकिस्तान आला और ख़ास तौर पर नैब में और इस तरह के इदारों में ऐसे लोग भर्ती हैं जिन्हें इस कानून की समझ है, ना पाकिस्तान के ना दुनिया के अंदर चलने वाले या दुनिया में इस तरह के जो कवानीन और महकमे काम करते हैं का कोई इल्म है, ना ही अपने कानून का कोई इल्म है। पाकिस्तान में आप जब भी एक कानून बनाते हैं दरअसल उससे जुड़ा हुआ एक रिश्वत का माफिया पूरे का पूरा वजूद में आ जाता है। नालायकी, नाअहली और करप्शन जहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद वो पूरे का पूरा इदारा आपके मुल्क के ऊपर एक बोझ बन के रह जाता है। पाकिस्तान में जो जिन इदारों ने ये जिन इदारों का शुमार इस तरह के इदारों में करने चाहिए उसमें नैब सरे फहरिस्त है। नैब पाकिस्तान का वो इदारा है जिसने हमेशा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ही काम आता रहा है। मेरी जाती पाकिस्तान में इस तरह के इदारे को खत्म ही कर देना मुनासिब था और वो खत्म हो गया। लेकिन बहरहाल जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ख्याल ये था कि चूंकि इससे PMLN के लोगों को कुछ सहूलत मिलती है तो लिहाजा इसलिए इसको खत्म नहीं होना चाहिए। वो उनका पॉलिटिकल डिसीजन है। तो पॉलिटिकल अपार्ट मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के इदारे को खत्म हो जाना चाहिए था या फिर इसमें ऐसे लोगों को लाना चाहिए था जो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल ना करते। दुनिया भर में इदारों के पास इख्तियारात होते हैं। तो आपकी बात दुरुस्त है अभी भाई, लेकिन नैब के हवाले से बिल्कुल मेरे भी समवट आई शेयर द सेम व्यूज जो आपके हैं। आप FIA को ले लें, आप FIA कौन से हथौड़े नहीं मार रही, उन्होंने तो थौर का हथौड़ा पकड़ा हुआ, वो उससे भी बड़ा हथौड़ा लेके आ गए। मैं वो जिसको चाहते हैं उठा लेते हैं, जिस पे चाहे जो मर्जी केस करते हैं, FIA खत्म कर दें हम। तो मेरा ख्याल है कि जितने इदारे हैं कम से कम उनमें से तो कम ही कर दें, थोड़े हथौड़े रह जाए हमें पड़। तो एक जो नैब का इदारा है, मैं तो इस पे समझता हूं कि नैब के इदारे ने बिल्कुल भी जिन मकासद के लिए इसको बनाया गया था उन मकासद पे ये पूरा नहीं उतरा। इसके जो साबिक चेयरमैन थे जनाब जस्टिस जावेद इकबाल रिटायर्ड साहब, उनकी जो मुझे उनकी तर्ज अमल में कभी इंसाफ नजर नहीं आया। उनसे पहले जो लोग थे उनमें भी मुझे कभी, मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे कभी इंसाफ या अदल के पैमाने पर उन लोगों के इक़दामात नहीं, ना ही जो नैब अदालतों के फैसले हैं मैं उनके बारे में भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखता हूँ। तो जहां तक अब सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला है तो सुप्रीम कोर्ट में मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस तरह का कानून उसको चैलेंज किया जाए या उसकी तरमीम को या किसी हिस्से को चैलेंज किया जाए तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो कहा है कि उसको एक बड़ा बेंच सुने, फुल कोर्ट या फुल जी, तो मैं तायद करता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो बेहतर आर्गूमेंट है कि बजाय इसके कि चंद जज या 4 जज या हम ख्याल जज जिन पे कोई इल्जाम का शायबा भी हो, और फिर बिलखुसूस है कि जब चीफ जस्टिस हमारे जो है वो चीफ जस्टिस साहब अपने फैसले मनवाने की जो उनकी अथॉरिटी थी वो भी थोड़ी सी वीक हो गई है। उन्होंने इलेक्शन का फैसला किया था, उसको वो नहीं मनवा सके और फिर उस फैसले को ना मानने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी मुझे कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। तो ऐसी सूरत में बेहतर यह है कि मुनासिब फैसला जो सब पे बाइंडिंग हो, सबके लिए काबिल कबूल हो, उसके लिए अच्छा सेन बात तो यही है। आप कह रहे थे थोड़ी सी वीक हो चुकी है अथॉरिटी, मुझे तो लगता है काफ़ी ज़्यादा हो गई और एग्जैक्टली मैंने भी यही बात करनी थी, वो आपने कर दी कि इलेक्शंस का सबसे बड़ा फैसला और फिर आगे लेगेसी आप उनकी वो आज, लेकिन वो बड़े मज़े की बात उसके अंदर ये हुई ना, उनका अभी भी ऐसा कोई इरादा मुझे लगता है कि जो आज रिमार्क सुने उससे जो अखज़ किया मैंने मीनिंग, वो ये कहते हैं कि मेरे रिटायरमेंट के दिन करीब आ गए हैं तो मैं ख़त्म करना चाहता हूँ ये मामले को, ये करके जाऊँ।
तो शायद वो इसके ऊपर हो सकता है जाते जाते कोई फैसला दे जाए। लेकिन अगेन वही वाला मामला हो जाए ना, तकरीबन इतना बड़ा फैसला, आईनी फैसला इंप्लीमेंट नहीं वो करवा सके, और करवाने का एक ही तरीका था उनके पास, जो एक माइटी पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके अंदर, कानून ने मुल्क के उनके अंदर इंस्टॉल की है कि वो तौहीन में बुला सकते थे किसी को, भैया आपने हमारा फैसला क्यों नहीं माना, उसको तक एक्सरसाइज नहीं किया उन्होंने। आगे उनकी लेगेसी, आई मीन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ डेज नाउ, ही विल बी रिटायर्ड, ही विल बी गॉन, और अगले चीफ जस्टिस आ जाएंगे। हाउ डू यू सी बंदयाल साहब टेन्योर, स्पेशली कंसिडरिंग ये बड़े इंपॉर्टेंट फैसले जो अभी उनके, जिन्होंने मुल्क को शेप अप किया है रिसेंटली? उनके किसी फैसले ने मुल्क को शेप अप नहीं, मैं ये समझता हूँ ठीक है, उनकी जो अदालत है वो पंचायती अंदाज में चलती रही है। बहरहाल ये उनका मिजाज था, और पाकिस्तान की दस्तूर में और सुप्रीम कोर्ट यही शेप अप कर दिया ना सर कि वो एक अजीबो गरीब किस्म का मामला चल पड़ा, कानून से, आइन से हम हट गए, तो वो भी एक तरह की शेप ही है ना, चाहे वो चले वो डी शेप हो गया। लेकिन देखिए, दुनिया उन्हें याद रखेंगे कि उनकी अदालत में बाकायदा तौर पर आकर कहा कि मैं मुकर्रर मुद्दत में हम इलेक्शन करवा सकते हैं, और उन्होंने कोई कहा। मेरा ख्याल है कि ये फैसला पाकिस्तान की तारीख में बिल्कुल उसी तरह मशहूर होगा जिस तरह जस्टिस मुनीर का फैसला था। बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच। हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, और गुफ्तगू आपने सुनी उनकी, और ओवरऑल जो आजकल पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप पे आपको जितने भी मेजर इश्यूज नजर आ रहे हैं और आगे मामला कहां पे जा सकते हैं, वी ट्राई टू कवर देम ऑल। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। आज इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।